नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन ए सिंपल ओम मीटर द इन्फिनिटी ओम मार्क इज डैश ऑफ द स्केल। देखो, जो हमारा सिंपल ओम मीटर होता है उसमें जो इन्फिनिटी मार्क होता है वो उस सिंपल ओम मीटर का फार लेफ्ट साइड में होता है या फार राइट साइड में होता है या उस मीटर का मिडिल में होता है या नॉन ऑफ द एबोव। तो इसका आंसर होगा, जो सिंपल ओम मीटर होता है उसका जो इन्फिनिटी मार्क होता है वो उस सिंपल ओम मीटर का फार लेफ्ट साइड में होता है। ऑप्शन नंबर आई द करेक्ट आंसर। देखो, मान लो ये हमारा एक एमीटर है या वोल्ट मीटर है, तो एमीटर और वोल्ट मीटर में जो जीरो होता है वो लेफ्ट में होता है, उसके बाद 1 2 3 और फार राइट में क्या होता है, इन्फिनिटी मार्क होता है। लेकिन जो हमारा ओम मीटर होता है, ओम मीटर में इसका रिवर्स होता है। जो लेफ्ट होता है, लेफ्ट में ही इन्फिनिटी होता है और राइट में जीरो होता है, 1 2 3। ये वोल्ट एमीटर का जस्ट रिवर्स होता है। इसीलिए जो सिंपल ओम मीटर होता है उसका इन्फिनिटी मार्क उसका फार लेफ्ट साइड में होता है। ऑप्शन नंबर आई द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज इन एन ओम मीटर इज जनरली। देखो, जो ओम मीटर होता है वो जनरली हमारा एक मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है या एक हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है या एक परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है या डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इसका आंसर होगा, जो ओम मीटर होता है वो हमारा एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, शॉर्ट में पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट भी होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द टर्मिनल ऑफ ए सीरीज ऑफ मीटर इज ओपन सर्किटेड पॉइंटर रीड्स। देखो, जब एक सीरीज ऑफ मीटर का टर्मिनल ओपन सर्किट होता है, ओपन होता है, तब उसका पॉइंटर जीरो रीडिंग करेगा या इन्फिनिटी रीडिंग करेगा या हाई रेजिस्टेंस रीडिंग करेगा या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इन्फिनिटी होता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं जब किसी भी सर्किट ओपन सर्किट होता है तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और इस ओपन सर्किट में करंट का वैल्यू भी क्या होता है, करंट का वैल्यू जीरो होता है और वोल्टेज का वैल्यू भी इन्फिनिटी होता है। तो ये सीरीज ओम मीटर ओपन सर्किट हो रहा है तो इसका पॉइंटर क्या रीड करेगा, इसका पॉइंटर इन्फिनिटी रीड करेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस विल बाय। देखो, इधर 4 टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट अननोन रेजिस्टेंस को सबसे ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर करेगा, मोस्ट एक्यूरेटली मेजर करेगा? पोटेंशियोमीटर या ओम मीटर या वोल्ट मीटर एंड एमीटर या व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर आई भी, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये अननोन रेजिस्टेंस को सबसे ज़्यादा एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेटली मेजर करता है। तो ऑप्शन नंबर आई भी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग। देखो, जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को रिवर्स करने के लिए हम करंट, जो फील्ड वाइंडिंग का जो करंट होता है उसको रिवर्स करेंगे या जो सप्लाई फेज सीक्वेंसी होता है उसको रिवर्स करेंगे या रोटर पोल का पोलैरिटी को रिवर्स करेंगे या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा, जब एक सिंक्रोनस मोटर का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स करना होता है तब हम सप्लाई फेज सीक्वेंसी को रिवर्स करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग लोड ऑन ए सिंक्रोनस मोटर रनिंग विथ नॉर्मल एक्साइटेशन इज टू। देखो, जब एक सिंक्रोनस मोटर का लोड इंक्रीज होता है, नॉर्मल एक्साइटेशन कंडीशन में उसका लोड इंक्रीज हो रहा है, तब उसका आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर दोनों इंक्रीज होंगे, या आर्मेचर करंट कम होगा पावर फैक्टर ज़्यादा होगा, या आर्मेचर करंट ज़्यादा होगा पावर फैक्टर कम होगा, या दोनों आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर दोनों कम होंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड आई, जो आर्मेचर करंट होता है वो ज़्यादा होगा और पावर फैक्टर कम होता है जब एक सिंक्रोनस मोटर नॉर्मल एक्साइटेशन कंडीशन में उसका लोड इंक्रीज होता है, तब उसका आर्मेचर करंट ज़्यादा होता है और पावर फैक्टर कम होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर।
देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, when load on a synchronous motor is increased, its armature current is increased provided it is dash। देखो हम सभी जानते हैं जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसका लोड जब इंक्रीज होता है तो उसका आर्मेचर करंट भी इंक्रीज होता है। तो ये जो कंडीशन बनता है ये सिर्फ नॉर्मल एक्साइटेशन कंडीशन में बनता है या ओवर एक्साइटेशन में भी होता है ये, या अंडर एक्साइटेशन में भी होता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जब सिंक्रोनस मोटर का लोड इंक्रीज होता है तब उसका आर्मेचर करंट भी इंक्रीज होता है। यह नॉर्मल एक्साइटेशन में भी होता है, ओवर एक्साइटेशन में भी होता है, अंडर एक्साइटेशन में भी होता है। तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर आई भी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चौक इज प्रीफर्ड टू ए रेजिस्टेंस फॉर लिमिटिंग करंट इन एसी सर्किट बिकॉज। देखो जब एक एसी सर्किट में करंट को लिमिट करना होता है तो अब हम रेजिस्टेंस से ज़्यादा चौक को क्यों प्रीफर करते हैं? क्योंकि जो चौक होता है वो सस्ता, चौक की चिप सस्ते होते हैं, या चौक में देयर इज नो वेस्ट ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होता है, या चौक का जो करंट वो वाटलेस होता है, या चौक करंट का स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो इसका आंसर होगा जब हम किसी एसी सर्किट में करंट को लिमिट करते हैं तब तो रेजिस्टेंस से ज़्यादा चौक को प्रीफर करते हैं, क्योंकि चौक में क्या होता है, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वो चौक में कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो मान लो एक सर्किट में एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो रजिस्टर है ये करंट को तो लिमिट करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो करंट होता है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है और हीट के फॉर्म में लॉस होता है, ये हीट एनर्जी लॉस होता है। लेकिन जो चौक होता है, अगर चौक जो होता है वो एक इंडक्टिव सर्किट होता है, तो चौक के थ्रू जब हम करंट फ्लो करेंगे तो ये एनर्जी को लॉस नहीं करेगा, वो उसको स्टोर करके रखता है। तो इसीलिए जब हम एक एसी सर्किट में करंट को लिमिट करते हैं तब रेजिस्टेंस से ज़्यादा चौक को प्रीफर करते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, if an alternating current of 50 हर्ट्ज इज फ्लोइंग इन ए सर्किट द करंट बिकम जीरो। देखो जब एक एसी करंट फ्लो हो रहा है किसी सर्किट में, ये होता है एसी का वेव फॉर्म, ये होता है एसी का वेव फॉर्म। तो ये जो एसी होता है कि सर्किट में जब फ्लो हो रहा है इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो इस कंडीशन में वो जीरो को कितना टाइम जीरो होगा, करंट कितना टाइम जीरो होगा, 50 टाइम या 25 टाइम या 100 टाइम या 200 टाइम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 100 टाइम, क्योंकि देखो ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। वन साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को टच करना होता है। तो देखो वन साइकिल में 2 टाइम जीरो आता है, इधर एक बार जीरो, इधर एक बार जीरो, और एक साइकिल के लिए इधर जीरो, इधर जीरो। तो वन साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 टाइम जीरो को टच करता है, और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, मीन्स 1 सेकेंड में 50 साइकिल कंप्लीट करेगा, और 50 साइकिल कंप्लीट करने के लिए 50 × 2 100 टाइम जीरो को टच करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्टेंस ऑफ 1 फैराड कैपेसिटेंस व्हेन कनेक्टेड टू ए डीसी सर्किट। देखो जब एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 1 फैराड है उसको डीसी सर्किट में कनेक्ट करेंगे तब उसका रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, 0 होगा, या 1 ओम होगा, या 0.5 ओम होगा। तो इसका आंसर होगा जब 1 फैराड कैपेसिटेंस को डीसी सर्किट में कनेक्ट करेंगे तब उसका रिएक्टेंस इनफाइनाइट होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1/2 × पाई × फ्रीक्वेंसी × कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है, 1 फैराड, तो सी के बदले कैपेसिटेंस के बदले 1 लिखेंगे। लेकिन जो एफ होता है फ्रीक्वेंसी वो डीसी सर्किट में कितना होगा, डीसी में एफ का वैल्यू 0 है, तो 0 के साथ ये मल्टीप्लाई करने से टोटल 0 होता है, तो इक्वल टू 1/0 होगा, और 1/0 का वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी। तो इसीलिए जब हम 1 फैराड कैपेसिटेंस को डीसी सर्किट में कनेक्ट करेंगे तब उसका रिएक्टेंस इनफाइनाइट होता है। ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक इज। देखो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक होता है वो एक एआर कोड वाला होता है, या आयरन कोर चौक होता है, या एआर एज वेल एज आयरन कोर चौक होता है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो वेरी इंपॉर्टेंट, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक होता है वो हमारा एक एआर कोर चौक होता है। ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 लाइन
कंडक्टर ऑफ ए 3 फेज लाइन इज कट द लोड इज सप्लाई बाय डैश वोल्टेज। देखो 3 फेज में से 3 फेज लाइन में से अगर किसी एक लाइन क्या होता है डिस्कनेक्ट होता है, कट होता है, उस कंडीशन में जो लोड होता है उसको सप्लाई करने के लिए जो लोड होता है वो सिंगल फेज वोल्टेज से सप्लाई होता है या 2 फेज वोल्टेज से सप्लाई होता है लोड को, या 3 फेज वोल्टेज से, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जब एक 3 फेज लाइन का किसी एक कंडक्टर या एक लाइन डिस्कनेक्ट होता है, कट होता है, तो वो सिंगल फेज में लोड को सप्लाई देता है। तो ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल ऑफ ए बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड इज 12 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ ईच फेज क्या होगा। देखो जब एक बैलेंस स्टार कनेक्टेड में किसी भी दो टर्मिनल का रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम होता है। मान लो ये हमारा एक स्टार कनेक्टेड है, स्टार कनेक्टेड रजिस्टर है, तो इधर एक ये स्टार कनेक्ट हो गया, तो किसी भी दो फेज के बीच में रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम है। तो किसी सिंगल फेज का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखो ये जो दो फेज है, ये वाला फेज और ये वाला फेज आपस में सीरीज में कनेक्शन है, तो सीरीज में दोनों ऐड होते हैं, तो ये 6 होगा, ये 6 होगा, दोनों को मिलाकर क्या होता है 12 ओम होता है, क्योंकि ये बैलेंस्ड है। तो किसी एक का कितना होगा, अगर 2 का 6 होता है तो अगर 2 का 12 होता है तो एक का 6 ओम होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये जो क्वेश्चन था ये स्टार कनेक्टर के लिए था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन डेल्टा कनेक्टर के लिए है। देखो द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल ऑफ ए बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड लोड इज 12 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ ईच फेज क्या होगा, ये वाला डेल्टा कनेक्टेड मीन्स देखो ये एक रजिस्टर, ये और एक रजिस्टर, ये और एक रजिस्टर, तो किसी दो फेज में के बीच में कितना होता है 12 ओम होता है। तो इसका सिंगल कितना किसी एक में कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला है टोटल, देखो इसका फॉर्मूला है 2/3 इंटू आर। तो ये आर जो वैल्यू है ये क्वेश्चन में, ये जो आर वैल्यू ये हमें चाहिए, लेकिन टोटल कितना है 12 है। तो देखो आर इक्वल टू क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में आएगा 3/2 होगा, तो 26 इक्वल टू 18 होता है। इसको कैलकुलेशन करोगे तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 2 18 ओम इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफर ऑन ए ट्रांसफार्मर विच जनरली शॉर्ट सर्किट डैश। देखो जब हम एक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तब कौन सा वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करते हैं। हाई वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करते हैं, या लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करते हैं, या आइदर लो या हाई वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट करते हैं वोल्टेज वाइंडिंग को, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ट्रांसफार्मर में जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तब लो वोल्टेज वाइंडिंग में ही शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और ट्रांसफार्मर की जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं ये हम कॉपर लॉस को डिफाइन करने के लिए हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर गिव्स। देखो जब ट्रांसफार्मर में हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तब हमें यह ओपन सर्किट टेस्ट क्या गिव करता है, क्या देता है। कॉपर लॉस का वैल्यू देता है, या फ्रिक्शन लॉस का वैल्यू देता है, या आयरन लॉस का वैल्यू, या टोटल लॉस। तो इसका आंसर होगा जब हम ट्रांसफार्मर की ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तब हमें आयरन लॉस का वैल्यू मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ कॉपर इन द प्राइमरी इज डैश द सेकेंडरी। देखो जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राइमरी वाइंडिंग होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, तो कौन सा वाइंडिंग में ज़्यादा कॉपर होता है। अबाउट सेम, दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी में सेम कॉपर होता है, या प्राइमरी में ज़्यादा होता है सेकेंडरी में कम होता है, या प्राइमरी में कम होता है सेकेंडरी में ज़्यादा होता है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आई भी नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होता है वहाँ पर ज़्यादा वाइंडिंग होता है और वहाँ पर ज़्यादा कॉपर होता है। तो अगर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो सेकेंडरी में ज़्यादा कॉपर होगा, और अगर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा तो सेकेंडरी में कम कॉपर होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आई भी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज मेड ऑन। देखो
जो ट्रांसफार्मर की जो ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं वो उसको हम लो वोल्टेज वाइंडिंग में करते हैं या हाई वोल्टेज वाइंडिंग में करते हैं या आइदर लो या हाई वोल्टेज वाइंडिंग में करते हैं या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो ट्रांसफार्मर की जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है इसको भी हम लो वोल्टेज वाइंडिंग में ही करते हैं। ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी लो वोल्टेज वाइंडिंग में करते हैं और ओपन सर्किट टेस्ट भी हम लो वोल्टेज वाइंडिंग में करते हैं। ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन फाइंड डैश ऑफ द ट्रांसफार्मर विथ ओपन सर्किट टेस्ट। ट्रांसफार्मर की जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है वहाँ पर हमें कॉपर लॉस का वैल्यू मिलता है या टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है या टर्न रेशियो मिलता है या टोटल इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस का वैल्यू मिलता है। तो इसका आंसर होगा जो ट्रांसफार्मर की ओपन सर्किट टेस्ट होता है वहाँ से तो हमें आयरन लॉस का वैल्यू मिलता है, उसके साथ साथ हम ऑप्शन अगर वो वाला ऑप्शन आयरन लॉस वाला ऑप्शन नहीं रहेगा तो ऑप्शन नंबर थर्ड है टर्न रेशियो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश मोटर इज यूज टू स्टार्ट हैवी लोड। जब हमें हैवी लोड के साथ एक मोटर को स्टार्ट करना होगा तो हम कौन सा मोटर को यूज करेंगे हैवी लोड में, सीरीज मोटर को या शॉर्ट मोटर को या डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर को या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो हमारा सीरीज मोटर होता है उसको हम हमेशा हैवी लोड के स्टार्ट के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन लोड इज रिमूव्ड द मोटर दैट विल रन एट हाईएस्ट स्पीड इज दैट डैश मोटर। देखो जब किसी मोटर का लोड को हम निकाल देंगे, रिमूव करेंगे, उस कंडीशन में कौन सा मोटर सबसे ज़्यादा स्पीड में रोटेट करेगा, शॉर्ट मोटर, सीरीज मोटर, क्यूमुलेटिवली कंपाउंड मोटर या डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो इसका आंसर होगा जो हमारा सीरीज मोटर होता है उसका अगर लोड को हम रिमूव करेंगे, निकालेंगे तो क्या होगा ना, ये इनमें से सबसे ज़्यादा स्पीड में ये घूमेगा सीरीज मोटर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर प्रोवाइड अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। इनमें से कौन सा जनरेटर नो लोड से लेकर फुल लोड तक अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट वोल्टेज देता है, सीरीज जनरेटर या शॉर्ट जनरेटर या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर या ओवर कंपाउंड जनरेटर। तो इसका आंसर होगा जो शॉर्ट जनरेटर होता है वो नो लोड से लेकर फुल लोड तक अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट वोल्टेज देता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉर्ट जनरेटर गिव्स इट्स ग्रेटेस्ट वोल्टेज एट। देखो जो हमारा शॉर्ट जनरेटर होता है वो उसका सबसे ज़्यादा वोल्टेज ग्रेटेस्ट सबसे मैक्सिमम वोल्टेज नो लोड कंडीशन में देता है या फुल लोड कंडीशन में देता है या हाफ फुल लोड कंडीशन में देता है या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो शॉर्ट जनरेटर होता है वो नो लोड कंडीशन में, ऑप्शन नंबर आई, नो लोड कंडीशन में ग्रेटेस्ट मैक्सिमम वोल्टेज देता है गिव। तो ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए लॉन्ग शॉर्ट कंपाउंड जनरेटर द शॉर्ट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ। देखो जो हमारा लॉन्ग शॉर्ट कंपाउंड जनरेटर होता है, देखो कंपाउंड जनरेटर है मीन्स इसमें सीरीज फील्ड भी होगा और शॉर्ट फील्ड भी होगा। तो जो लॉन्ग शॉर्ट कंपाउंड जनरेटर होता है उसमें जो शॉर्ट फील्ड होता है वो पैरेलल किसके साथ पैरेलल होता है, सिर्फ आर्मेचर के साथ पैरेलल होता है या सिर्फ सीरीज के साथ पैरेलल होता है या जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है या जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर्मेचर एंड सीरीज, आर्मेचर और सीरीज का पैरेलल के साथ पैरेलल होता है या आर्मेचर और सीरीज फील्ड की जो सीरीज में कनेक्शन होते हैं उसके साथ पैरेलल होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आई भी इतना करेक्ट आंसर। देखो मान लो ये है आर्मेचर और ये है सीरीज फील्ड। जो शॉर्ट फील्ड होता है वो सीरीज फील्ड और आर्मेचर दोनों के साथ पैरेलल में होता है, ये होता है हमारा लॉन्ग शॉर्ट कंपाउंड वुंड जनरेटर। अगर सिर्फ आर्मेचर के साथ ही पैरेलल होता है तो उसको हम शॉर्ट कहते हैं, लेकिन ये हमारा टोटल सीरीज फील्ड और आर्मेचर दोनों के साथ क्या है, पैरेलल में है। तो ऑप्शन नंबर आई भी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेव वुंड जनरेटर प्रोवाइड। देखो जो एक होता है लाप वुंड, दूसरा होता है वेव वुंड। तो जो वेव वुंड होता है वो उसको हम इसलिए यूज करते हैं जनरेटर में क्योंकि हमें कम करंट और ज़्यादा वोल्टेज चाहिए या ज़्यादा करंट कम वोल्टेज चाहिए या ज़्यादा करंट ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, ये नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो वेव वाइंडिंग होता है वो हाई वोल्टेज
और लो करंट के लिए यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। और जो लैप वाइंडिंग होता है वो लो वोल्टेज हाई करंट के लिए यूज किया जाता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कम्यूटेटर ऑफ ए डीसी जनरेटर एक्ट एज ए, एक जो डीसी जनरेटर का जो कम्यूटेटर होता है वो एक एम्पलीफायर जैसा काम करता है, या एक रेक्टिफायर जैसा काम करता है, या एक लोड जैसा काम करता है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर होता है वो एक रेक्टिफायर जैसा काम करता है। ऑप्शन नंबर 2 आई द करेक्ट आंसर, क्योंकि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का काम क्या होता है, एसी को, ऑल्टरनेटिंग करंट एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, और यही काम करता है हमारा रेक्टिफायर भी यही काम करता है, ये एसी ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आई द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ट्रांसमिशन वोल्टेज इज इंक्रीज द लाइन लॉसेस आर। देखो जब ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज होता है उसको अगर हम इंक्रीज करेंगे तब उस ट्रांसमिशन लाइन का लॉस का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, जितना था उतना सेम रहेगा, या नॉन ऑफ द अबव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रांसमिशन लाइन का अगर वोल्टेज को हम इंक्रीज करेंगे तो उसका लॉस क्या होगा, कम होगा। ऑप्शन नंबर आई द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वोल्टेज इज इंक्रीज बाय एन टाइम द साइज ऑफ द कंडक्टर वुड क्या होगा। देखो जब हम जो कंडक्टर होता है उसका साइज को एन टाइम इंक्रीज करने से उसका वोल्टेज एन टाइम इंक्रीज होगा, या कंडक्टर की साइज को एन टाइम कम करने से उसका वोल्टेज एन टाइम इंक्रीज होगा, या एन स्क्वायर टाइप ज़्यादा करने से कंडक्टर की साइज को एन स्क्वायर टाइप इंक्रीज करने से उसका वोल्टेज एन टाइम इंक्रीज होगा, या उसका साइज को 1/n स्क्वायर टाइम कम करने से उसका वोल्टेज एन टाइम होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब किसी ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर होता है उसका साइज को जब 1/n स्क्वायर टाइम हम रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, तब क्या होगा ना, उसका ट्रांसमिशन वोल्टेज का वैल्यू एन टाइम ज़्यादा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर आई भी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन पावर फैक्टर इज इम्प्रूव्ड, जब हम पावर फैक्टर का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तब किलोवाट कैपेसिटी ऑफ ऑल्टरनेटर क्या होगा, जो तब ऑल्टरनेटर का किलोवाट कैपेसिटी का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, या जितना था उतना ही रहेगा, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा पावर ऑल्टरनेटर का पावर फैक्टर इंप्रूव होगा, मीन्स उसका किलोवाट कैपेसिटी भी इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर आई द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो किलोवाट होता है वो हमारा वोल्टेज इंटू करेंट इंटू कॉस थीटा होता है। जो कॉस थीटा होता है वो पावर फैक्टर का फॉर्मूला है, तो कॉस थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा, मीन्स किलोवाट भी इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर आई द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलर द लैगिंग रिएक्टिव पावर ड्रॉन बाय द सर्किट। देखो जब किसी सर्किट में जो लैगिंग रिएक्टिव पावर होता है वो कम होता है तब उसका पावर फैक्टर ज़्यादा होता है, या पावर फैक्टर कम होता है, या हायर एक्टिव पावर से ज़्यादा होता है, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जब पावर फैक्टर ज़्यादा होता है तब उसका लैगिंग रिएक्टिव पावर कम होता है। तो ऑप्शन नंबर आई द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए 3 फेज सर्किट इफ लोड पावर फैक्टर इज डिक्रीज लाइन करंट क्या होगा। देखो एक 3 फेज सर्किट में अगर लोड पावर फैक्टर कम होता है तो लाइन करंट क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, या जितना था उतना ही रहेगा, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा अगर लोड पावर फैक्टर वैल्यू ज़्यादा होता है तो लाइन करंट क्या होगा, लोड पावर फैक्टर कम होता है तो लाइन करंट का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर 2 आई द करेक्ट आंसर, क्योंकि लाइन करंट इक्वल टू क्या होता है, पावर डिवाइड बाय लाइन वोल्टेज इंटू कॉस थीटा होता है। तो ये जो कॉस थीटा ये पावर फैक्टर है और ये लाइन करंट है, तो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आई द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सिंगल फेज मोटर द एक्टिव पावर ड्रॉन बाय द मोटर इज क्या होगा। देखो जब हम एक सिंगल फेज मोटर में क्या करेंगे, एक कैपेसिटर को कनेक्टेड करेंगे तब वो मोटर जो एक्टिव पावर होता है वो ज़्यादा एक्टिव पावर ड्रॉ करेगा, या कम एक्टिव पावर ड्रॉ करेगा, या ज़्यादा एक्टिव पावर ड्रॉ करेगा, या जितना था उतना ही एक्टिव पावर ड्रॉ करेगा, या डाटा इनसफिशिएंट। तो इसका आंसर होगा अगर कैपेसिटर कनेक्शन करेंगे तो वो कम, ऑप्शन नंबर आई, कम एक्टिव पावर को ड्रॉन करेगा। ऑप्शन नंबर आई द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड लोड इज कन्वर्टेड इनटू
इक्विवेलेंट स्टार कनेक्टेड लोड, देन क्या होगा, देखो एक है डेल्टा कनेक्टेड, दूसरा है स्टार कनेक्शन। फिर ये डेल्टा को जब हम स्टार में कन्वर्ट करेंगे तब दोनों का इम्पीडेंस का रेशियो क्या रहेगा, तो हम सब जानते हैं जो स्टार कनेक्टेड है उसका इम्पीडेंस 3 टाइम ज़्यादा होता है, 3 गुना ज़्यादा होता है डेल्टा कनेक्शन से। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आई जो है डेल्टा का स्टार कनेक्शन का इम्पीडेंस इज इक्वल टू 1/3 इंटू डेल्टा कनेक्शन का इम्पीडेंस। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्टार कनेक्शन का इम्पीडेंस 3 गुना ज़्यादा होता है डेल्टा कनेक्शन का इम्पीडेंस से। तो ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए 2-फेज जनरेटर द इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 फेज और वाइंडिंग इज डैश इलेक्ट्रिकल डिग्री। देखो जो 2 फेज जनरेटर में जो इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट बनता है 2 फेज के बीच में वो कितना है, 120 डिग्री या 90 डिग्री या 180 डिग्री या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा सिर्फ 2 फेज में ही 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर 2 आई इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा होगा तो 360 डिग्री डिवाइड बाई नंबर ऑफ फेज, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। वो 3 फेज के लिए 360 डिवाइड बाई 3 तो इक्वल टू 120 होगा। देखो इन ए 6 फेज जनरेटर द इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन डिफरेंट फेजेस और वाइंडिंग इज डैश इलेक्ट्रिकल डिग्री, इधर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। 360 डिग्री रहेगा तो फेज कितना है 6 फेज, तो नीचे 6 होगा, कैंसिल करने से 60 डिग्री आता है। तो ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। और अगर ये 4 फेज होता तो 360 डिग्री डिवाइड बाई 4 होता इक्वल टू कैंसिल करने से 90 डिग्री बनता है, तो 90 डिग्री आंसर होता 4 फेज में। लेकिन क्वेश्चन में है 6 फेज, तो आंसर ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शाफ्ट टॉर्क इन अ डीसी मोटर इज लेस देन द टोटल आर्मेचर टॉर्क बिकॉज ऑफ डैश इन द मोटर। देखो जो हमारा डीसी मोटर होता है उसमें शाफ्ट टॉर्क का वैल्यू कम होता है आर्मेचर टॉर्क से। क्यों? क्योंकि कॉपर लॉस होता है, या फील्ड लॉस के लिए, या आयरन और फ्रिक्शन लॉस के लिए, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो डीसी मोटर होता है उसका शाफ्ट टॉर्क का वैल्यू कम होता है आर्मेचर टॉर्क से, क्योंकि उसमें जो मेन कॉज रहता है वो होता है आयरन और फ्रिक्शन लॉस। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्मेचर रिएक्शन इन ए डीसी मोटर इज इंक्रीज। देखो एक डीसी मोटर में आर्मेचर रिएक्शन कब इंक्रीज होगा, जब आर्मेचर करंट ज़्यादा होगा, या जब आर्मेचर करंट कम होगा, या जब फील्ड करंट ज़्यादा होगा, या इंटरपोल के लिए। तो इसका आंसर होगा जब आर्मेचर करंट ज़्यादा होता है तब आर्मेचर रिएक्शन का वैल्यू भी डीसी मोटर में ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन with respect to the direction of rotation interpole of a DC motor must have the same polarity as the main pole। देखो जो हमारा मान लो एक हमारा डीसी मोटर है, मान लो ये हमारा एक डीसी मोटर है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। 2 मेन पोल के बीच में जो होता है वो होता है हमारा इंटरपोल होता है। तो इस इंटरपोल का पोलैरिटी क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा, ये डिपेंड करता है मोटर जिस डायरेक्शन में घूमता है, जिस डायरेक्शन में रोटेट करता है, उसका सामने वाला जो पोल होता है वही पोलैरिटी इस इंटरपोल का होता है। तो ये होगा नॉर्थ पोल। ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर अहेड ऑफ देम। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर ऑफ ए कंज्यूमर इज जनरली। देखो एक कंज्यूमर के लिए इनमें से कौन सा पावर फैक्टर सबसे ज़्यादा मोस्ट इकोनॉमिकल होता है, 0.95 लैगिंग पावर फैक्टर, या यूनिटी पावर फैक्टर, या 0.6 लैगिंग पावर फैक्टर, या 0.75 लैगिंग पावर फैक्टर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आई 0.95 लैगिंग पावर फैक्टर। अगर यूनिटी पावर फैक्टर होता तो ये मोस्ट इकोनॉमिकल होता, लेकिन यूनिटी पावर फैक्टर इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। इसीलिए जो 0.95 लैगिंग पावर फैक्टर होता है ये होता है मोस्ट इकोनॉमिकल। ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन द करेक्ट रिलेशन इन द फॉलोइंग इज। इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है कि kVAR इज इक्वल टू किलोवाट इंटू साइन थीटा, या kVAR इज इक्वल टू किलोवाट इंटू टेन थीटा, या kVAR इक्वल टू किलोवाट इंटू कॉस थीटा, या नॉन ऑफ द अबव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो kVAR इज इक्वल टू किलोवाट इंटू टेन थीटा, दिस इज द करेक्ट रिलेशन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर।
देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द पावर फैक्टर इज इंक्रीज, जब पावर फैक्टर ज़्यादा होता है तब एक्टिव पावर ज़्यादा होता है या एक्टिव पावर कम होता है, या लाइन करंट ज़्यादा होता है या लाइन करंट कम होता है। तो इसका आंसर होगा एक्टिव पावर। जब पावर फैक्टर ज़्यादा होता है मीन्स एक्टिव पावर भी ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। ऑफ पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू cos थीटा होता है, तो ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लोड टेक्स करंट आई एट द पावर फैक्टर cos थीटा, द वाटलेस कंपोनेंट आई ऑफ द करंट क्या होगा। देखो जो मान लो ये हमारा एक करंट है, करंट का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है वाटफुल कंपोनेंट, दूसरा होता है वाटलेस कंपोनेंट। तो ये जो वाटफुल कंपोनेंट है ये होता है आई cos थीटा, और जो ये वाटलेस कंपोनेंट होता है ये होता है आई साइन थीटा। तो क्वेश्चन में क्या है वाटलेस कंपोनेंट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आई साइन थीटा इज वाटलेस कंपोनेंट, और जो आई cos थीटा जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसको कहते हैं वाटफुल कंपोनेंट। तो ये है वाटफुल कंपोनेंट, ये है वाटलेस कंपोनेंट। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर इन केस ऑफ 3 फेज लोड द कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन। देखो जब 3 फेज लोड में हमें पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना होता है तब हम कैपेसिटर को स्टार में कनेक्शन करेंगे या डेल्टा में कनेक्शन करेंगे या स्टार या डेल्टा में कनेक्शन करेंगे या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जब हम किसी सर्किट में किसी 3 फेज लोड का पावर फैक्टर इम्प्रूव करना होता है, इंक्रीज करना होता है, तब हम कैपेसिटर को डेल्टा में कनेक्शन करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ 3 फेज सिस्टम द लाइन लॉसेस आर। देखो एक 3 फेज सिस्टम में जो लाइन लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है cos थीटा के साथ, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है cos थीटा के साथ, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है cos स्क्वायर थीटा के साथ, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा 3 फेज सिस्टम में जो लाइन लॉस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है cos स्क्वायर थीटा के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर बिहेव एज ए। देखो जो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होता है वो एक रेजिस्टर जैसा बिहेव करता है, या एक इंडक्टर जैसा बिहेव करता है, या एक कैपेसिटर जैसा बिहेव करता है, या नॉन ऑफ द अबव। तो हम सब जानते हैं जो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होता है उसको हम पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं। तो कौन पावर फैक्टर इंप्रूव करता है, ना कैपेसिटर पावर फैक्टर इंप्रूव करता है। तो इसीलिए जो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होता है वो एक कैपेसिटर जैसा बिहेव करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर बिहेव एज ए। देखो जो अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होता है वो एक इंडक्टर जैसा काम करता है, या कैपेसिटर जैसा काम करता है, या रेजिस्टर जैसा काम करता है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होता है वो एक इंडक्टर जैसा काम करता है। ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंक्रोनस मोटर विल बी मोर स्टेबल इन इट्स ऑपरेशन व्हेन इट ऑपरेट एट डैश पावर फैक्टर। देखो जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो उस कौन सी पावर फैक्टर में सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल ऑपरेशन करता है, यूनिटी पावर फैक्टर में, लीडिंग पावर फैक्टर में, लैगिंग पावर फैक्टर में, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है वो यूनिटी पावर फैक्टर में, ऑप्शन नंबर आई, यूनिटी पावर फैक्टर में मोर स्टेबल ऑपरेशन करता है। ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए सिंक्रोनस मोटर इज ऑन नो लोड। जब एक सिंक्रोनस मोटर विदाउट लोड, बिना लोड, नो लोड में होता है, द टॉर्क एंगल क्या होता है, द टॉर्क एंगल इज अबाउट, दोनों के बीच में टॉर्क एंगल क्या होगा, 45 डिग्री, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 30 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 0 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो इसका आंसर होगा नो लोड कंडीशन में टॉर्क एंगल होता है। ऑप्शन नंबर आई भी द करेक्ट आंसर। तो ये टॉर्क एंगल क्या होता है देखो, मान लो ये हमारा एक ऑल्टरनेटर का सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टर है और ये उसके बीच में ये रोटर है। तो देखो ये रोटर का नॉर्थ पोल, ये स्टार्टर का साउथ पोल। जब नो लोड कंडीशन में होता है तो ये स्टार्टर और रोटर का जो एंगल होता है ये होता है हमारा टॉर्क एंगल, ये होता है टॉर्क एंगल। जब नो लोड कंडीशन में होता है तो दोनों के बीच में 0 डिग्री होता है, लेकिन जब मैक्सिमम होता है तो 90 डिग्री रहता है। तो नो लोड कंडीशन में क्या होगा, 0 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लीडिंग पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय कनेक्टिंग। देखो
जब हमें जो लैगिंग पावर फैक्टर होता है उसको इम्प्रूव हम कब करेंगे? इम्प्रूव करने के लिए हम इंडक्टर को पैरेलल में लोड के साथ पैरेलल में कनेक्शन करेंगे, या कैपेसिटर को लोड के साथ पैरेलल में कनेक्शन करेंगे, या रजिस्टर को लोड के साथ पैरेलल में कनेक्शन करेंगे, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जब हम किसी लैगिंग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेंगे तब हम लोड के साथ कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्शन करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन थ्री फेज सिस्टम इज बैलेंस्ड, जब एक थ्री फेज सिस्टम क्या है, बैलेंस कंडीशन में है, उस कंडीशन में जो न्यूट्रल वायर होता है उसका करंट क्या होगा? करंट नहीं होगा, जीरो करंट होगा, या 1/3 ऑफ द इच फेज में जितना करंट है उसका 1/3 करंट रहेगा न्यूट्रल करंट में, या फेज में जितना करंट है उसका हाफ रहेगा न्यूट्रल में, या नॉन ऑफ द अबव। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब एक बैलेंस थ्री फेज सिस्टम होता है उसका न्यूट्रल में जो करंट होता है वो फेज का 1/3 करंट होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सिंगल फेज सर्किट द इंस्टेंटेनियस पावर वेरीज इन साइनसोडियली फ्रॉम 0 टू पीक वैल्यू एट। देखो एक सिंगल फेज सर्किट का जो इंस्टेंटेनियस पावर होता है उसका फ्रीक्वेंसी साइमेट्रिकल पीक जो होता है वो जब 0 से पीक तक जाता है तो लाइन फ्रीक्वेंसी से के साथ बराबर होता है, या लाइन फ्रीक्वेंसी की 2 टाइम होता है, या लाइन फ्रीक्वेंसी से 3 टाइम होता है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा सिंगल फेज सर्किट में, एक सिंगल फेज सर्किट में इंस्टेंटेनियस पावर जो होता है उसका फ्रीक्वेंसी वेरी करता है लाइन फ्रीक्वेंसी के साथ ट्वाइस। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। लाइन फ्रीक्वेंसी के साथ ट्वाइस 2 गुना होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द पावर फैक्टर इज यूनिटी। जो पावर फैक्टर यूनिटी मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू 1, द रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड सप्लाई वोल्टेज इज कितने, लाइन करंट और सप्लाई वोल्टेज के बीच में एंगल क्या रहेगा? हम सब जानते हैं पावर फैक्टर यूनिटी मीन्स ये जो थीटा ये एंगल क्या रहेगा ना, वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। अगर एंगल 0 डिग्री रहेगा तो cos 0 क्या होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो इसलिए जो करंट और वोल्टेज होता है इन फेज, एक ही फेज में रहेंगे तो दोनों के बीच में क्या रहेगा, एंगल 0 डिग्री रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। जब पावर फैक्टर यूनिटी होता है मीन्स उस सर्किट में लाइन करंट और सप्लाई वोल्टेज दोनों के बीच में एंगल दोनों 0 डिग्री होना चाहिए, मीन्स इन फेज में होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट लोकेशन ऑफ पावर फैक्टर करेक्शन इक्विपमेंट टू बी इंस्टॉल ऑन द ट्रांसमिशन लाइन इज एट। देखो ट्रांसमिशन लाइन का जो पावर फैक्टर करेक्शन करने के लिए जो इक्विपमेंट को हम यूज करते हैं वो उस इक्विपमेंट को हम ट्रांसमिशन लाइन की सेंडिंग एंड में कनेक्ट करेंगे, या ट्रांसमिशन लाइन की रिसीविंग एंड में कनेक्ट करेंगे, या ट्रांसमिशन लाइन की मिडिल में कनेक्ट करेंगे, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जब किसी ट्रांसमिशन लाइन के पावर फैक्टर करेक्शन करना होता है तो पावर फैक्टर करेक्शन इक्विपमेंट को हम उस ट्रांसमिशन लाइन की रिसीविंग एंड में कनेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए गिवन एक्टिव पावर एंड वोल्टेज द करंट ड्रॉन इज मिनिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज डैश। देखो जब हमें एक्टिव पावर का वैल्यू मालूम होता है और वोल्टेज का वैल्यू मालूम होता है उस कंडीशन में मिनिमम करंट ड्रॉन, सबसे कम करंट ड्रॉन करने के लिए 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर होना चाहिए, या 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर होना चाहिए, या 0.75 लैगिंग पावर फैक्टर होना चाहिए, यूनिटी पावर फैक्टर होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा जब एक्टिव पावर और वोल्टेज मालूम होता है मिनिमम करंट ड्रॉन करने के लिए हम यूनिटी पावर फैक्टर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आई भी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क एंड इंडक्टेंस फर्नेस ऑपरेट ऑन। देखो जो इंडक्टेंस वर्ड आता है मीन्स वो एसी ही होगा, इंडक्टेंस कभी डीसी नहीं होता, एसी ही होता है। तो देखो और जो इंडक्शन होता है ये हमारा लैगिंग ही होता है। तो इसीलिए देखो यह वेरी लो लैगिंग पावर फैक्टर होगा, या वेरी लो लीडिंग पावर फैक्टर होगा, या वेरी हाई लीडिंग पावर फैक्टर होगा, या नॉन ऑफ द अबव। तो देखो इंडक्टेंस और आर्क है मीन्स ये हमारा वेरी लो लैगिंग पावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लो लैगिंग पावर फैक्टर होता है। ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस्टेंट लॉस WC और RL हो गया आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर। तो एक डीसी जनरेटर का आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या है, RA है, और उसका कांस्टेंट लॉस क्या है, WC है।
देन लोड करंट क्या है, लोड करंट आई एल है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी, इनमें से कौन सा फॉर्मूला मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन के लिए करेक्ट है। तो देखो मैक्सिमम एफिशिएंसी मीन्स वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस, वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस। वेरिएबल लॉस कौन है, वेरिएबल लॉस का फॉर्मूला क्या है, लोड करंट का स्क्वायर इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस क्या है, WC। तो देखो ये जो आर है उसके बाद क्या होगा, लाइन करंट का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस डिवाइड बाय आर होगा आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये इस साइड में होगा। उसके बाद देखो जब हम इस स्क्वायर को इधर से उठाएंगे तो इधर रूट ओवर होगा। तो देखो लोड करंट इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस डिवाइड बाय आर्मेचर करंट का होल रूट ओवर, ये वाला कहाँ पर फॉर्मूला है, ऑप्शन नंबर आई भी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फ्लक्स पर पोल ऑफ ए डीसी जनरेटर इज हाफ बट स्पीड इज डबल इट्स जनरेटर ईएमएफ इज क्या होगा। देखो जनरेटर ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू पोल फ्लक्स P5 ZN डिवाइड बाई 60 ये होता है फॉर्मूला। तो देखो अगर फ्लक्स पर पोल ऑफ हाफ होता है, फ्लक्स कौन, ये वाला पोल ये हाफ होता है डिवाइड बाई हाफ, उसके बाद स्पीड डबल होता है, स्पीड कौन है, ये जो एन है ये स्पीड 2 टाइम होता है। तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसका वैल्यू क्या होगा, तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल होंगे, तो जितना था उतना ही रहेगा, तो हाफ होगा या रिमेन सेम रहेगा, डबल होगा, क्वाड्रपल होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रे लॉस कंसिस्ट ऑफ, देखो जो स्ट्रे लॉस होता है वो मैग्नेटिक लॉस और मैकेनिकल लॉस दोनों को मिलाकर होता है, या मैग्नेटिक लॉस कॉपर लॉस को मिलाकर होता है, या मैकेनिकल लॉस और कॉपर लॉस को मिलाकर होता है, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो स्ट्रे लॉस होता है वो मैग्नेटिक और मैकेनिकल लॉस दोनों को मिलाकर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। तो स्ट्रे लॉस इज इक्वल टू मैग्नेटिक लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस, ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। देन आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।